Strength of acid and base. Strength of acid और base can be estimate using universal indicator. अब किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जाननी है कि वो कितना पावरफुल है, कितना नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसको देखने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. अब जो ये इंडिकेटर है वो कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो स्टार्टिंग हमने पढ़े थे. It shows different colors at different concentration of H plus ion in solution. Definitely ये different color show करेगा, different concentration उसकी show करेगा H plus ion की. हमने कुछ example देखे थे, टर्मरिक का ही देखा था हमने, नेचुरल देखा था, राइट. नेचुरल के साथ साथ हमने देखा था सिंथेटिक और फैक्ट्री इंडिकेटर्स. अब जैसे जैसे H प्लस आयन उसके अंदर कम होंगे तो उसका कलर रेड से हल्का कम होता जाएगा, ऑरेंज की तरफ जाएगा, ऑरेंज से येलोश की तरफ जाएगा, राइट. लेकिन ज़्यादा H प्लस आयन उसके अंदर होंगे तो डार्क रेड बनाएगा, राइट. तो रेड से डार्क डार्क रेड भी जा सकता है, इवन मेहरून पर. सो दूसरा हमारे पास है पीएच स्केल. अब बात करते हैं पीएच स्केल की हमारे. और स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम पीएच स्केल का यूज़ कर सकते हैं. और पीएच स्केल हमें ये बताएगा कि जो भी सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. पीएच में जो पी होता है इसका मतलब होता है पोटेंस इन अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है पावर. और एच मतलब हाइड्रोजन, इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन. तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है. वो स्केल 0 से 7 से 14 तक का होता है. 0 से 7 आपका क्या होता है, एसिड के लिए होता है. यहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है. और 7 के बाद से 14 पे क्या होता है, वो बेस होता है. बेस के टाइप जो कलर होता है वो धीरे धीरे ब्लू की तरफ जाता है और डार्केस्ट ब्लू की तरफ चले जाता है. यानी कि 14 पे हाई कंसंट्रेशन वाला बेस होगा, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन वाला, यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ लो होगा. एसिडिक में अगर पीएच अगर 0 की तरफ है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर यहाँ है तो लो एसिडिक होगा वो. इसके बेस पे कुछ एग्जांपल है हमारे पास, एक टेबल भी है उसको भी हम देख लेते हैं. पीएच इक्वल्स टू 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारे पास. अगर पीएच का वैल्यू जो अगर 7 से छोटी है तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक है. अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 से बड़ी है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, जो हम देख चुके हैं टेबल के बेस पर. एक टेबल और है हमारे पास. अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका जो पीएच पेपर में जो कलर होगा वो कैसा होगा, डार्क रेड होगा. उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, हाईली एसिडिक होगा. उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी. और OH आयन तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, बहुत लो होंगे, बहुत लो. अगर किसी की पीएच वैल्यू अगर 4 होती है तो उसका कलर डार्क रेड से तो कम ही होगा, या तो वो रेड होगा या ऑरेंज होगा या येलोइश की तरफ जा सकता है. नेचर में वो एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा लेकिन कुछ एसिडिक होगा. कंसंट्रेशन उसकी हाई होगी और OH कंसंट्रेशन उसकी लो होगी. जैसे कोई भी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 है उसका कलर क्या होगा, ग्रीन, और वो न्यूट्रल शो करेगा. H प्लस आयन उसके इक्वल होंगे जितने उसके OH माइनस आयन्स होंगे, क्योंकि एसिड और अगर बेस अगर इक्वल स्ट्रेंथ के लेते हैं तो वो न्यूट्रल कर देता है इफेक्ट को. ठीक है, हमारे पास 10 और 14 के लिए भी है. 10 पे हमारा ब्लूइश ग्रीन और ये ब्लू कलर का होगा, 14 पे डार्क ब्लू होगा और वो हाईली बेसिक भी होगा. इसी के साथ आगे चलते हैं. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. पीएच का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअली. इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई है हमारे डेली लाइफ में. देखा जाए तो हमारे खुद के सर्वाइवल की बात हो जाए तो पीएच का ही नाम आता है.
तो पहला है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है। वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इन केस ऑफ इनडाइजेशन, मान लो खाना पचा नहीं हो, आवर स्टोमक प्रोड्यूस एसिड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। अब खाना पच नहीं रहा आपके पेट में, तो हमारा जो स्टमक है ना, वो काफ़ी मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमारे पेट में जलन होगी, पेन होगा, इरिटेशंस होंगी, राइट। तो उसके रिलीफ के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एंटासिड चाहिए होगा, मीन्स एंटी एसिड चाहिए होगा। अब पेट के अंदर एसिड बन रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एंटी एसिड चाहिए होगा। अभी एक एग्जांपल देखा था हमने कि उसके अंदर हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कर देता है, ये न्यूट्रल कर देता है इफेक्ट को। इफेक्ट को तो ये न्यूट्रल कर देगा ना। तो इसके लिए हमें एक बेस चाहिए होगा जो कि स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बना है तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, अगर वीक एसिड है तो वीक बेस भी चल जाएगा। तो उसके रिलीफ के लिए हमें एंटी एसिड चाहिए होगा, मीन्स कि हमें बेस चाहिए होगा। और वो किस टाइप का ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये हमारे एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो भी एक्सेस एसिड हमारे स्टॉपिक में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें रिलीफ मिलेगा उस पेन से और इरिटेशन से। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, उनके लिए पीएच काफ़ी सेंसिटिव है। क्यों है वो भी देख लेते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है ना, वो 7 से 7.8 के बीच का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। और इसी रेंज के अंदर अंदर वो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर थोड़ा सा भी थोड़ा चेंज होता है ना, तब भी हमारी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन ज़्यादा चेंज सोचने की बात ही नहीं है। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। जब बारिश होती है, अगर pH अगर हमारा 5.6 से भी कम है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अब जब एसिड रेन होता है और वो नदियों में मिल जाता है, तालाबों में मिल जाता है, तो उन नदियों और तालाबों के पानी को भी एसिडिक कर देगा। अब जो उसके अंदर नदी और तालाब में जो मछलियाँ रह रही थी, जो भी एक्वेटिक लाइफ थी, जो वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी बढ़ सकती है, चांसेस तो है। पीएच ऑफ सॉइल की बात करते हैं थर्ड में हमारे पास। अब मिट्टी की भी पीएच है, बिल्कुल है। जो हमारा क्रॉप्स हैं उसके लिए भी एक पीएच स्केल होता है, उसकी मिट्टी का भी एक पीएच स्केल होता है कि किस तरीके से क्रॉप वहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, कितना पीएच चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। अब हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को भी, क्रॉप्स को भी एक पीएच रेंज चाहिए होती है मिट्टी की। इफ पीएच ऑफ सोइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल, देन अगर नॉर्मल जितना भी, अगर उससे भी कम हो जाता है पीएच, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, या फिर प्लांट्स जो है वो मर भी सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए फार्मर लोग से फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है टूथ डिके एंड पीएच। टूथ डिके का पीएच के साथ क्या रिलेशन है, इसका भी काफ़ी रिलेशन है। अगर पीएच अगर हमारे टूथ का अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत जो है ना, टूटने लग जाते हैं, डिके होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। कई बार केसेस आते हैं ऐसा, वो पीएच स्केल के कारण ही होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे मुंह का अगर पीएच अगर 5.5 से भी कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। और वो
कैल्शियम फॉस्फेट, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कोरेट्स, ये पानी के अंदर घुलता तो नहीं है लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होता रहता है। व्हेन pH इज लोअर देन 5.5 ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय degradation of food particle by bacteria। अब ये तो केस पॉसिबल तभी होगा ना कि जब हमारे दांत कोरोट्स करेंगे, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब करेगा जब हमारे फूड के हमारे टूथ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिनका पीएच 5.5 से लेस होता है, या फिर इतना करते हैं प्रोड्यूस कि उनका पीएच लेस हो जाता है 5.5 से। अब इसको किस तरीके से हम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली इसके लिए भी हमें एंटा एसिड चाहिए होगा, मीन्स कि हमें बेस तो चाहिए चाहिए। तो टूथपेस्ट इसका जनरल बेस होता है, टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट डिके कैन बी प्रिवेंटेड। अब टूथपेस्ट का यूज़ करना है हमें तो वो बेस होता है नेचर नेचर में, तो हमारा जो टीथ है, हमारे दांत जो एसिडिक हो गए हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हमारे टूथ और टीथ जो है वो डिके ना हो, तो इससे हम बच सकते हैं। लास्ट आते हैं बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक हो गया या चींटी ने जब काटते हैं हमें, उनके अंदर मेथनोइक एसिड होता है विच कोज पेन एंड इरिटेशन, जिसके कारण हमें दर्द होता है और इरिटेशन भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका भी एक इलाज है कि हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं जो कि वीक होता है बेस में, उसका यूज़ करके हमें रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स की। कॉमन सॉल्ट जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारे कॉमन सॉल्ट हैं। लेकिन पीएच ऑफ सॉल्ट किस तरीके से काम करता है वो भी देख लेते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट हमें देगा जिसका पीएच कितना होगा 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डालते हैं तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच कितना होता है लेस देन 7, जो कि हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में अगर वीक एसिड डालें तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है, डेफिनेटली इसका पीएच मोर देन 7 होगा क्योंकि 7 न्यूट्रल के लिए है तो मोर देन 7 के लिए बेस ही जाता है, तो पीएच इसका ग्रेटर देन 7 ही होगा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड से किस किस टाइप के हम केमिकल्स बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट यूज इन आवर फूड, इट इज डिराइव फ्रॉम सी वाटर। डेफिनेटली जो हमें NaCl सोडियम क्लोराइड और नमक और सोल्ट जो हमें खाने के लिए मिलता है वो सी वाटर से ही मिलता है जब उसको वेपराइज किया जाता है। रॉक सॉल्ट इज ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल। अब रॉक सॉल्ट भी हमें मिलता ही है, मार्केट में जाओ या किसी मॉल में जाओगे वहाँ आपको रॉक सॉल्ट मिल जाएगा जिससे हम क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। ब्लैक सॉल्ट आपने खाया, उसके अंदर आप क्रिस्टल देख सकते हैं उसके। दिस इज माइन लाइक कोल्ड। Common salt is an important raw material for many materials of daily use such as sodium hydroxide, washing soda, bleaching powder। कॉमन सॉल्ट जो है उसका हम यूज़ काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं, कई चीज़ें बनाने के लिए भी करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनका टेस्ट एक्चुअली कहीं ना कहीं सॉल्टी होता ही है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कैसे बनता है, कहाँ यूज़ होता है। तो इन सॉल्ट का भी कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा ना, और कैसे बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form sodium hydroxide। अब सोडियम क्लोराइड को अगर पानी के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ये रहा हमारे पास बेसिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसको हमने पानी में डाला, उसके साथ हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो इसके आयन होंगे, पहली बात ये एक देगा Cl माइनस देगा, दूसरा H
प्लस देगा। तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मीन्स एक बीकर के अंदर हमारे पास दो रोड्स होंगी, एक रोड होगी एनोड की होगी और एक होगी कैथोड की। एनोड की जो रोड होगी ना, वो पॉजिटिव रोड होगी और कैथोड की जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो जब पानी के अंदर जब NaCl को मिलाया तो उसके क्लोरीन वाले आयंस यानी कि Cl माइनस अलग होके किसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ, और H प्लस वो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है इसके अंदर और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लोरीन गैस एनोड पर जाकर रिलीज हुई है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। तो एट एनोड हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला Cl2। एट कैथोड हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। नियर कैथोड, इस कैथोड के आसपास हमें क्या मिला, NaOH मिला। इसका सॉल्यूशन में बना हुआ मिला कैथोड के आसपास। अब इसका यूज क्या है, पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है। इस हाइड्रोजन गैस का हम फ्यूल्स में यूज करते हैं, रॉकेट साइंस, मार्गराइन में यूज करते हैं। क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं। जो भी प्लास्टिक की या नाले में जो पाइप लगती है वो PVC की बनी होती है, या पानी वाली जो पाइप होती है वो PVC की बनी होती है, उसमें इसका यूज होता है। CFC, व्हाट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण हमारा ओजोन लेयर डिप्लेट्स हो रहा है, राइट। अब ये HCl भी बना रहा है। इस HCl का यूज कहाँ हो रहा है, क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हम लोग स्टील्स को साफ करने के लिए करते हैं, ताकि उस पर जो भी चिकनाई है ख़त्म हो सके। मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। प्लस में अगर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिला के, तो इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ब्लीचिंग फैब्रिक, फैब्रिक को ब्लीच करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सोक्लोरिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं घरों में। तो जब क्लोरीन गैस को इसमें से पास किया जाता है तो ये हमें क्या बनाता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर मॉलिक्यूल ये अलग से रिलीज करता है। इसका यूज़ किस लिए यूज होता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं सफाई के लिए, ब्लीचिंग के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इसका। ऑक्सीडाइजिंग, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी की डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड आते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक टाइप का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डेफिनेटली ये कॉमन सॉल्ट NaCl से ही बना है, लेकिन कैसे बना है वो भी देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाला जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, साथ में उसके अंदर अमोनिया यानी कि NH3 जब डाला जाता है, तब क्या बनता है हमारे पास, अमोनिया क्लोराइड अलग जाता है। उसके बाद हमें मिलता क्या लास्ट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये एक टाइप का माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। अब जब इसको हीट किया जाता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और पानी के मॉलिक्यूल को ये देता है। इसका यूज़ हमारे पास मेनली बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड tartaric acid. When baking powder is heated or mixed with water, carbon dioxide gas is produced which cause bread and cake to rise, making them soft and spongy. अब बेकिंग पाउडर का यूज़ करके हम केक को हम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना सकते हैं। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटासिड में भी यूज़ इन सोडा एसिड में भी इसका यूज़ किया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशनर में भी इसका यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रोज। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, मीन्स कि इसे डाइल्यूट किया जा रहा है तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है जो कि बेसिक सॉल्ट ही होता है। तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने 10 मॉलिक्यूल डाले हैं पानी के और इससे हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ हम लोग करते हैं ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में, इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज यूज़ किया जाता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 हाफ H2O। ये हेमीहाइड्रेट है, हाफ H2O, और ये कैल्शियम सल्फेट। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको 373 केल्विन पे जब इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इट्स लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP बोलते हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड नॉन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज टू जिप्सम। ये वाइट पाउडर होता है जब इसको मिक्स किया जाता है पानी के साथ, और जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये जिप्सम बनाता है, जिसका ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हेमी हाइड्रोज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। इसका यूज़ डॉक्टर लोग करते हैं ज़्यादातर POP, जब फ्रैक्चर हो जाता है किसी का हाथ पैर तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका। डॉक्टर यूज़ POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, जो भी मूर्तियाँ उर्ती बनती है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर में जब पेंटिंग की जाती है तो POP किया जाता है उसके ऊपर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट में 5H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, जिसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास सॉल्ट है जिनके अंदर डॉट करके H2O लगे हुए हैं तो वो कुछ नहीं, सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में है हमारे पास। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास ये 3 एग्जांपल थे, इसके अंदर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसमें हमारे पास 10 हैं और इसमें हमारे पास 2 हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्ट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात कर सकते हैं। यहीं पे आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।